हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिसर्च आर्टिकल क्या होता है, सिंपल आर्टिकल जिसे निबंध कहा जाता है उसमें और रिसर्च आर्टिकल में क्या डिफरेंस है, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, साइनॉप्सिस क्या होती है और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। तो इन सारी टर्मिनोलॉजी को हम समझने की कोशिश करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम एक रिसर्च आर्टिकल को लिखते हैं, किस तरीके से प्रपोजल को लिखते हैं, किस तरीके से साइनॉप्सिस और एब्स्ट्रैक्ट को लिखा जाता है और कहाँ कहाँ पे ये यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मेरे दोनों चैनल्स पे उपलब्ध रहेगी, स्टडी ऑनलाइन सर्विस पे भी और क्वालिटी एंड फैक्ट्स पे भी, क्योंकि ये वीडियो ना केवल पेपर 1 बल्कि पेपर 2 आपके रिसर्च से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे रिसर्च प्रपोजल से, क्योंकि जब भी आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं पीएचडी या एमफिल की एडमिशन लेने, तो सबसे पहले आपसे आपका रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है। तो रिसर्च प्रपोजल होता क्या है, सिंपल शब्दों में आपको मैं बताऊं रिसर्च प्रपोजल क्या है। रिसर्च प्रपोजल एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो आप बनाते हैं और आप अपना टॉपिक प्रपोज करते हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं वहां पे आप अपना टॉपिक प्रपोज करते हैं कमेटी के सामने, वो है रिसर्च प्रपोजल। तो रिसर्च प्रपोजल में आपने क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है, रिसर्च प्रपोजल में आपने क्या क्या लिखना होता है, कैसे उसको लिखना होता है, उसका सैंपल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मेरे जो रिसर्च प्रपोजल है उसको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं कि मैंने खुद अपना पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल जेएनयू के लिए कैसा बनाया था, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के लिए कैसा बनाया था। अब रिसर्च प्रपोजल का होता क्या है, ये वर्ड लिमिट मांगते हैं। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी वर्ड लिमिट मांगती है कि आप 350 से 500 शब्दों के अंदर अपना प्रपोजल हमें दो कि आप करना क्या चाहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपको 1000 वर्ड्स के अंदर रिसर्च प्रपोजल को सबमिट करना है। ठीक है, तो वर्ड लिमिट आपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से ध्यान रखनी है, जैसा उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में दिया होगा उसी हिसाब से आपने अपना प्रपोजल बनाना है। तो सबसे पहले स्टेप्स की बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल में कि कौन कौन से स्टेप्स आपको यूज करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, रिसर्च प्रपोजल जब भी आप लिखते हैं आपको 3-4 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब भी आप रिसर्च प्रपोजल लिखे आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी आप प्रपोजल लेके जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है, आपका इंटरव्यू जो होता है वो प्रपोजल के आधार पे ही होता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो उसका एक बैकग्राउंड आप कंपनी का देख लेते हैं कि क्या बैकग्राउंड है, मुझे वहां पे क्या काम करना है, वहां पे काम कैसे होता है, ये सारा आपको देखना पड़ता है। ठीक है, तो रिसर्च प्रपोजल जब आप लिखो तो सबसे पहली चीज रिसर्च प्रपोजल में आपके सामने होती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आप अपने प्रपोज्ड टॉपिक, आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2014 के इलेक्शन ले लिया आपने, 2014 के लोकसभा इलेक्शन, उसके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे रिसर्च प्रपोजल में। इंट्रोडक्शन अगर आपका 1000 वर्ड्स का आपका प्रपोजल है तो इंट्रोडक्शन कभी भी आपकी 100 या 150 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि लोकसभा इलेक्शन क्या होते हैं, कब से ये शुरू हुए, किस किस ने इसके ऊपर स्टडी की। ठीक है, वो सारा आप इंट्रोडक्शन के अंदर बता दोगे और थोड़ा बहुत उसको टच करोगे कि आप कहाँ की स्टडी करना चाहते हैं, आप कौन सा एरिया लेना चाहते हैं। दूसरा स्टेप जो प्रपोजल के अंदर रहेगा वो रहेगा रेलिवेंस ऑफ स्टडी। अब आपको इंटरव्यूअर आपको क्यों लेंगे, ठीक है, जो आपका साक्षात्कार ले रहे हैं आपको क्यों लेंगे, आपको रेलिवेंस ऑफ स्टडी के आधार पे लेंगे कि आप जो ये स्टडी कर रहे हैं इसका सोसाइटी के लिए क्या लाभ है, इसका इंस्टीट्यूशन के लिए क्या लाभ है, इसका नॉलेज के लिए क्या लाभ है और आपके लिए क्या लाभ है। तो रेलिवेंस ऑफ द स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अपने रेलिवेंस को क्लियरली प्रपोजल के अंदर मेंशन कर देंगे। दूसरी चीज जो प्रपोजल में आपका इंपॉर्टेंट रहेगी वो रहेगा रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम जो आपने रिसर्च में पढ़ा होगा, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। ठीक है, समस्या का निर्धारण, आपकी समस्या क्या है, आप क्यों लेना चाह रहे हो 2014 का इलेक्शन।
ठीक है, आपको क्या समस्या लगती है कि 2014 का जो ये आप इलेक्शन ले रहे हैं उससे क्या फाइंड आउट आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो वो है द रिसर्च प्रॉब्लम। अब रिसर्च प्रॉब्लम की जगह आप हाइपोथेसिस भी सेट कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। हाइपोथेसिस में आप बोल दोगे कि मोदी फैक्टर हैवी रहा, इसकी वजह से 2014 में बीजेपी ने इलेक्शन जीता, ये आपकी हाइपोथेसिस है। दूसरी तरीके से आप इसका रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन भी इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप के अंदर आपको प्रपोजल में देना पड़ेगा स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टडी। स्कोप कि आपका स्कोप क्या है, आप लोकसभा इलेक्शन जो देखना चाहते हैं उसका स्कोप कहां तक है। क्या आप हिमाचल में ही देखना चाहते हैं कि हिमाचल की लोकसभा के लिए जो 4 सीटें थी उसके ऊपर किस प्रकार मतदान हुआ, क्या आपका स्कोप ऑल इंडिया लेवल तक का है, ठीक है। लिमिटेशन की भी आपको बात करनी पड़ेगी। अगर आप एमफिल की स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास टाइम लिमिट कम होगा, आपको 2 साल के अंदर अंदर ये रिसर्च करनी होगी, तो वो भी एक तरीके की लिमिटेशन है। आप स्टडी कर रहे हो इंडिया लेवल पे, ठीक है, इंडिया लेवल पे आप स्टडी कर रहे हो, आपके पास टाइम कम है, ठीक है, 2 साल का टाइम कम है, पहली रिस्ट्रिक्शन ये। दूसरा, अब रिसर्च करोगे तो डेफिनेटली मनी की जरूरत पड़ेगी, मॉनेटरी की भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो पैसे की आपके पास हमेशा किल्लत रहती है, तो ये भी लिमिटेशन होता है, ठीक है। आप क्योंकि एक इंडिविजुअल रिसर्चर हो तो आप इतने बड़े वाइड लेवल पे रिसर्च नहीं कर पाते हो, तो उसमें थोड़ी बहुत कमियां रहती है, वो भी आपकी लिमिटेशन होती है, तो आपको हमेशा वो अपने प्रपोजल में बताना होगा। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहती है प्रपोजल में लिटरेचर रिव्यू। अब जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनको देखना है कि आप कितने अवेयर है अपनी फील्ड से रिलेटेड जिसके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो। आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कितना किया है, आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर कम से कम 8 से 10 होना चाहिए, कम से कम 10 बुक्स या आर्टिकल्स आपने पढ़े हुए होने चाहिए, और उसको आपको प्रपोजल में मेंशन करना पड़ेगा ताकि इंटरव्यूई को लगे कि हाँ ये काबिल है और इसको पता है कि लोकसभा इलेक्शन क्या है, इसने ये जेन्युइन बुक पढ़ी है, उसमें से कुछ कंक्लूजन निकाला है और क्रिटिकली एनालाइज किया है उसने लिटरेचर को, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू मिनिमम मैं आपको बोल रहा हूं 10 आपने रखना है, उससे ऊपर आप जितना भी रख सकें। और उसके बाद मेन चीज जो है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी कम से कम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव अगर आप एमफिल के लिए प्रपोजल दे रहे हैं, और अगर आप पीएचडी के लिए प्रपोजल दे रहे हैं तो 5 से 6 रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपके होने चाहिए। रिसर्च ऑब्जेक्टिव में जैसे लोकसभा इलेक्शन की आप स्टडी कर रहे हैं तो आप उसमें क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। पहला, मोबिलाइजेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि मोबिलाइजेशन के क्या साधन थे, किस तरीके से उन्होंने अपना प्रचार किया था, किस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए भीड़ इकट्ठी की, ठीक है, इस तरीके का। उसके बाद आप देखना चाहते हो कि आईसीटी का क्या प्रभाव पड़ा इस इलेक्शन के अंदर। इसके अंदर पर्सनैलिटी कल्ट तो नहीं था, कहीं मोदी फैक्टर इंपैक्ट रहा, कहीं विकास के नाम पर ये चुनाव लड़े गए, तो उस तरीके से आपने क्या है अपने साथ कम से कम 5 से 6 ऑब्जेक्टिव पीएचडी के लिए आपने डिसाइड करने हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमेशा इंटरव्यू में आपसे प्रपोजल से रिलेटेड पूछी जाती है वो है मेथोडोलॉजी ऑफ द स्टडी। आपकी मेथोडोलॉजी किस तरीके की है, ठीक है, आपने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ रिसर्च प्रपोजल में आपकी मेथोडोलॉजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हो, क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हो, मिक्स स्टडी कर रहे हो, आप किस तरीके की स्टडी कर रहे हो, आप कौन सा रिसर्च मेथड उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसको आपने क्लियर करना है। उसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक आपको पता होनी चाहिए कि आप जो ये रिसर्च कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अब वही लोकसभा का लेते हैं, लोकसभा इलेक्शन के अंदर बीजेपी के जीतने के क्या कारण है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक टॉपिक है, ठीक है, ये आपका टॉपिक है, तो मेथोडोलॉजी आपकी क्या रहेगी। आपकी मेथोडोलॉजी रह सकती है डिस्क्रिप्टिव। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव मेथोडोलॉजी यूज की है उसमें, तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है, आप सिर्फ डिस्क्राइब करोगे ये कारण रहे थे, ठीक है, आप कारण को खोजने की कोशिश करोगे डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर, ठीक है। अगर आप उसमें मेथड यूज करते हैं क्वालिटेटिव मेथड में आप क्या करोगे, हो सकता है आप
किसी लोकसभा क्षेत्र में जाओ और वहां पे जनता के बीच जाके सीधा उनका इंटरव्यू लो। इंटरव्यू शेड्यूल के थ्रू लो। शेड्यूल का मतलब है, अब देखो क्वेश्चनेयर और शेड्यूल में अंतर होता है, वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चनेयर क्या होता है, आप एक क्वेश्चनेयर बनाते हैं और अपने रिस्पोंडेंट को देते हैं, वो आपको भर के वापस दे देंगे। क्वेश्चनेयर में क्या रहेगा, आप क्वेश्चनेयर, क्योंकि क्वालिटेटिव स्टडी है, आप एक क्वेश्चनेयर बनाओगे, आप इंटरव्यू के आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हो उसके पास आप जाओगे और उससे क्वेश्चन पूछोगे। क्वेश्चनेयर उसके पास नहीं दोगे, उससे क्वेश्चन पूछोगे और उसको आप अपने हिसाब से राइट डाउन कर दोगे, जो वो आपको बताएगा, वो होता है शेड्यूल। तो आप एथनोग्राफिक स्टडी यूज कर सकते हैं। एथनोग्राफी मींस आप फील्ड में जाओगे, आप देखोगे कहाँ पे कितने पोस्टर, कितने झंडे किस पार्टी के लगे थे, किस पार्टी के नहीं लगे थे। अगर आप साथ में स्टडी कर रहे हैं, साथ में मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी कर रहे हो, इलेक्शन के बाद तुरंत अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। ग्रुप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने क्यों इस सरकार को चुना, आप क्या आकांक्षाएं गवर्नमेंट से रखते हैं। तो इस तरीके से आपकी मेथोडोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। सैंपलिंग मेथड, सैंपलिंग टेक्निक, डाटा कलेक्शन टूल, इससे रिलेटेड प्रपोजल में बिल्कुल क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। उसके बाद आपको चैप्टराइजेशन, टेंटेटिव चैप्टराइजेशन उसको बोला जाता है। टेंटेटिव मतलब वो फाइनल नहीं है, लेकिन हो सकता है मैं इस तरीके की चैप्टराइजेशन इसमें यूज करूंगा। और ये बात आपने याद रखनी है, जितना भी आपका प्रपोजल होगा वो टेंटेटिव होगा। टेंटेटिव मतलब कि मैं ये स्टडी करूंगा, ऐसा नहीं कि ये आप सीधा ही लिख लो कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्या टेंटेटिव रखना है हर चीज को, कि मैं ऐसा करूंगा, अगर सुपरवाइजर सहमति हुई तो उस हिसाब से हम उसको करेंगे। चैप्टराइजेशन डिपेंड करती है आप किस तरीके की स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, वो आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। और लास्ट चीज प्रपोजल के अंदर आपकी रहेगी कंक्लूजन। कंक्लूजन आपने जो इंट्रोडक्शन में दिया है, कंक्लूजन उससे मैच करता हुआ होना चाहिए। और जो आपने मेथोडोलॉजी यूज की है, ऑब्जेक्टिव यूज किए हैं, थोड़े थोड़े आपको कंक्लूजन में वो दिखाने होते हैं। अगर आपने ये मेथड रिसर्च प्रपोजल के अंदर यूज किया तो डेफिनेटली प्रपोजल के आधार पे तो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए क्या है, इंटरव्यू के लिए आपकी तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस वो आपकी फील्ड से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड कि रिसर्च प्रपोजल को कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा साइनोप्सिस को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट को, रिसर्च आर्टिकल को और सिंपल आर्टिकल को। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।